होना भी जरूरी है। यार राहुल, कैसे हो? चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है, कहाँ चलेंगे? कहीं पहाड़ों पर? अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं बस की टिकट बुक करवा देता हूँ और अच्छा सा होटल भी देख लेता हूँ। ठीक है भाई, लेकिन जल्दी करो। लाइफ में इतना स्ट्रेस हो गया है कि कुछ दिन का रेस्ट तो बहुत जरूरी बन गया है। राज का शाम को फोन आता है राहुल के पास। राहुल, मैंने टिकट बुक करवा दिया है। आज शाम की ही बस है। जल्दी से सामान पैक कर लो। ठीक है, सामान तो मैंने पहले ही पैक कर लिया है। अब तो बस शाम का इंतजार है, जब हम बस पकड़ेंगे और निकल पड़ेंगे धर्मशाला की ओर। शाम को दोनों दोस्त बस स्टॉप पर मिलते हैं और फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं शिमला की ओर। सुबह होते होते ये दोनों दोस्त शिमला पहुँच गए, जहाँ ये होटल पहुँचे और वहाँ से निकल पड़े पहाड़ों पर घूमने। राज, यहाँ पहाड़ों पर कितना सुकून है ना। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही है, और घूमने आए लोग भी यहाँ कितनी मस्ती कर रहे हैं। हाँ भाई, ये तो है। चलो कुछ खा ले। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुँच गए। वहाँ इनकी रेस्टोरेंट चलाने वाले लड़के से दोस्ती हो गई, जिसका नाम जितेंद्र था। जितेंद्र, तुम यहाँ कब से हो और रेस्टोरेंट खोलने का प्लान कैसे बनाया? अरे भाइयों, मैं तो यहीं का हूँ। बस बाहर कुछ साल के लिए गया था नौकरी करने, पर फिर लौट आया और अपने यहाँ ही रेस्टोरेंट खोल लिया। पिछले 6 साल से यहीं पर हूँ। अरे लेकिन जितेंद्र, एक बात तो बताओ, रेस्टोरेंट ही क्यों? कुछ और काम क्यों नहीं? और भैया, अपना तो ये मानना है कि आदमी दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन उसे भूख तो लगेगी ही, और इसके लिए उसे खाना तो चाहिए ही। यानी ये धंधा कभी मंदा नहीं पड़ता, इसलिए ये काम शुरू किया था। लेकिन इस काम में क्या मुनाफा भी होता है या फिर बस ऐसे ही काम चल रहा है शौकियाना तौर पर? अरे अरे, क्यों नहीं भैया, काम तो हो ही रहा है, और मुनाफा नहीं होता तो ये 10 लोगों का स्टाफ कैसे रख लेता। वैसे आप भी क्यों नहीं इस बिजनेस में हाथ आजमाते हो? हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ यहाँ घूमने आए हैं और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। अरे पैसों की चिंता क्यों करते हो? सिर्फ 5 लाख रुपए लगा कर भी आप काम शुरू कर सकते हो। अच्छा, वो कैसे? अरे आप रेस्टोरेंट में मेरे पार्टनर बन जाइए। जो मुनाफा होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। राज को ये सुनकर अच्छा तो लगा, लेकिन राहुल को इस ऑफर में कुछ दिक्कत लगी। उसने कोने में ले जाकर राज को समझाना शुरू किया। अरे राज, पागल मत बन। हम सिर्फ यहाँ घूमने आए हैं, ये ऑफर के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? कुछ काम शुरू ही करना होगा तो दिल्ली में शुरू करेंगे, यहाँ शिमला में क्यों? अरे बेवकूफ, दिल्ली में 5 लाख रुपए में कौन सा काम शुरू करेंगे? यहाँ शिमला में इतने कम पैसों में काम शुरू कर लेंगे और 1 साल में मुनाफा लेकर वापस भी चले जाएंगे। ओहो, अरे भाई, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं इस बिजनेस में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। याद रखो, हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं, कोई बिजनेस करने नहीं। और इस जितेंद्र पर वैसे भी मुझे ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा है। अरे तुम्हारी यही तो दिक्कत है, तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं होता, लेकिन मुझे तो है। मुझे पता है कि इतने कम पैसों में मुझे जितेंद्र अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा है। अरे लेकिन क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद जितेंद्र तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाएगा? अरे मुझे तो है, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे सिर्फ ये पता है कि जितेंद्र मेरे बारे में ज्यादा ना जानते हुए भी मुझ पर कितना भरोसा कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि इसके पीछे उसकी मंशा ठीक नहीं है। बाकी तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। मैं तो आज शाम की ही बस से वापस जा रहा हूँ। ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन याद रखना कि आज के बाद मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना। राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर राज और जितेंद्र साथ में मिलकर काम करने लगे। राज ने अपने घर से 5 लाख रुपए ये कहकर लिए कि जल्द ही वो 2 गुने पैसे कमाकर 6 महीनों में लौटा देगा। कुछ दिनों बाद, भाई जितेंद्र, तुमने 5 लाख रुपए तो ले लिया है, लेकिन काम में बहुत तेजी नहीं दिख रही है। अरे भाई, काम में थोड़ा समय लगता है, चिंता मत करो यार। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पैसों का तो कुछ हिसाब दो। कहाँ लगाया तुमने? अरे बड़े आए पैसों का हिसाब मांगने वाले। वो तो शुक्र मनाओ कि इतने कम पैसों में मैंने तुम्हें काम पर रख लिया है। क्या कहा? तुमने मुझे काम पर रखा है? अरे मैं तो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हूँ। बड़ा आया पार्टनर बनने वाला। औकात देखिए अपनी। 5 लाख में रेस्टोरेंट खरीद लिया है क्या? ऐसा है तो मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। अरे पैसे कैसे? वो सब तो काम में लग गए। अब तुम्हें वापस जाना है तो चले जाओ, कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। राज को अपने साथ होने वाले धोखे का एहसास हो चुका था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त राहुल की याद सताने लगी, जिसने पहले ही आगाह कर दिया था कि इस बिजनेस में धोखा है, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। राज को अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था।
जितेंद्र भाई, मेरे पैसे वापस कर दो ताकि मैं लौट जाऊं। मुझे अब तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना भाई। ये सुनते ही जितेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ राज पर टूट पड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। राज बेहोश हो चुका था। जब उसने आंख खोली तो उसे अपने सामने पूरा परिवार, पुराना दोस्त राहुल भी दिखा। सभी को देखकर राज की आंख में आंसू आ गए। राहुल, मुझे माफ कर दो। अगर समय रहता मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज शायद ये दिन ना देखना पड़ता। अरे शुक्र मनाओ कि जान बच गई। वो तो भला हो एक आदमी का जिसने मुझे फोन कर दिया था, तभी तुम्हारी जान बच सकी। मुझे माफ कर दे दोस्त, तेरी सलाह ना मानकर मैंने बड़ी भूल की है। अरे अरे भाई, मेरे हाथ मत जोड़ो। बस ध्यान रखना कि अच्छा दोस्त आपको हमेशा अच्छी सलाह देता है, इसलिए दोस्तों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। सृष्टि बचपन से ही दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन अमीर बाप की बेटी सृष्टि पर उसकी माँ जान छिड़कती। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, भगवान सबको सृष्टि जैसी बेटी दे। सृष्टि धीरे धीरे बड़ी होती है। एक दिन सृष्टि की सहेली कहती है, तू दिखने में कितनी अजीब सी है, लेकिन मैं जानती हूँ हम सब में सबसे अच्छी शादी तो तेरी ही होगी। तेरे पापा अमीर जो हैं। और बता नहीं सकते यार, दहेज तो हर कोई देता है, ये क्या ज्यादा ले जाएगी अपने पति के लिए? अरे बड़े शहर में कोठी है इसके पापा की। अरे पापा की है ना, कौन सी इसकी है? इसकी होती तब तो कोई भी लड़का इससे शादी कर लेता। अरे पापा की मतलब पापा की है तो मेरी ही है ना? किसने कहा? अब तेरी तो तब होगी ना जब तेरा भाई ना हो। वैसे भी शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम होती है। सृष्टि समझ जाती है कि उसे किसी भी हालत में माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना है, लेकिन कैसे? एक दिन सृष्टि का भाई शीनू कहता है, बहन क्या कर रही है? तुझसे एक बात करनी है। अरे हाँ हाँ करना, मैं तो तेरी बहन हूँ। बहन, मेरी लाइफ में ना एक लड़की है, बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ माँ और पापा से बात करूँ शादी के लिए। सृष्टि को समझ में आ जाता है कि भाई की शादी होते ही भाभी उसे एक दिन भी घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या बात है भाई, बताना कौन है वो? यार वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, मेरे साथ जॉब भी करती है। बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है भाई? यार वो शादीशुदा है, लेकिन उसके पति ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके माँ बाप दहेज नहीं दे पाए। सृष्टि ये सुनकर न जाने क्यों खुश हो जाती है। अरे भाई तो क्या हुआ, लड़की तुझे तो पसंद है ना? शीनू को लगता है कि बहन उसे समझ रही है। वो इस बात से अनजान होता है कि उसकी बहन की मंशा पूरा घर हड़पने की है। सृष्टि अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे तो बहुत चिंता है। पता है शीनू क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? वो तो काम पर जाता है और वापस घर आता है। नहीं ना माँ, वो यही तो नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहा है। आपको पता है उससे प्यार है, और वो भी एक शादीशुदा लड़की से। ये क्या हो गया? मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे तेरे पापा तो यही कहेंगे कि मैंने ही उसे बिगाड़ दिया है। माँ देखो, मेरी बात मानो, पापा पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताओ, पापा इतनी देर घर के बाहर रहते हैं क्यों? बोलो। अरे बेटा वो तो नौकरी करते हैं ना। तू बहुत भोली है माँ। पापा का ऑफिस तो 7 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन देखो कितनी देर से आते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सृष्टि माँ को एक औरत से बात करते पिता की फोटो दिखाती है। देखो माँ, कैसे हैं पापा? मैं ना कहती थी कि पापा सही नहीं है। मैं तेरे पापा से बात करूंगी, दे फोटो मुझे। ओ माँ, वो तो डिलीट हो गई। लेकिन चल, तूने तो देख लिया ना।
पापा से बाद में बात कर लेना, और हाँ, मेरा नाम बिल्कुल मत लेना, हाँ माँ। अब क्या था, सृष्टि के माँ और पिता के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सृष्टि के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। एक दिन, माँ, सृष्टि के लिए एक लड़का देखा है, वो लोग शाम को उसे देखने आने वाले हैं। और हाँ माँ, एक खुशखबरी, मैं और पापा मिलकर एक नया बिजनेस ट्राई कर रहे हैं। शाम को लड़का आता है, सांवले रंग का। सृष्टि को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लड़की की माँ कहती है, लड़की का चेहरा तो कोई खास नहीं, लेकिन अगर मेरे बेटे को आप लोग सेटल कर दें तो मैं उसकी शादी आपकी बेटी से करवा दूं। सृष्टि को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे भाई पर गुस्सा आ जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद कहती है, माँ देखा, शीनू मेरे लिए कैसा लड़का लेकर आया, न दिखाने लायक न सुनने लायक, सेटल भी नहीं, वो भी हम करे। अरे माँ, मैं जानती हूँ ये मेरी शादी किसी भी घर में क्यों करवाना चाहता है। अरे कैसी बात कर रही है बहन, तूने तो देखा ना, लड़के को मैंने ही मना कर दिया तुझसे शादी के लिए। जिसने लड़का बताया था उसने उसकी बहुत तारीफ की थी। बात आई गई हो जाती है, लेकिन सृष्टि का मन शांत नहीं होता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी हो गई तो ये लोग पूरी प्रॉपर्टी शीनू के नाम कर देंगे, मेरे हाथ तो कुछ लगेगा ही नहीं। तभी सृष्टि को आइडिया आता है। वो किसी वकील को फोन करती है। जी देखिए, अगर आपके मम्मी पापा का तलाक हो जाता है तो आपके पिता की आधी प्रॉपर्टी आपकी माँ के नाम हो जाएगी, फिर उसे वो किसी को भी दे सकती है। सृष्टि अब माँ को बेटे के खिलाफ भरती है। माँ, शीनू पर नजर रखा करो, वो जिस लड़की के प्यार में है ना, वो शादीशुदा है। यहाँ आएगी, सारा पैसा, रुपया, जमीन, जायदाद सब हड़प लेगी। पापा का भी हाल तुमसे छुपा नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं और आप एक दिन सड़क पर भीख मांगे। हे भगवान, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी अगर ऐसा हो गया तो। ऐसा हो गया नहीं माँ, ऐसा ही होगा। अभी समय है, आगे का सोच लो। मैं तो कहती हूँ पापा से आधी प्रॉपर्टी लेकर अलग हो जाओ। पापा की आधी प्रॉपर्टी भी हम लोगों को अगर मिल जाती है ना, तो अगले 7 जन्म सफल समझो। बेचारी माँ बेटी के कहने पर पति से तलाक लेकर अलग हो जाती है। सृष्टि अब पैसों से गाड़ी और अपने दूसरे महंगे शौक पूरे करने लगी। उसके दोस्त भी उसके पैसे इस्तेमाल करते। सृष्टि, कल तुम कहाँ थी? मैं सारा दिन घर पर अकेली थी। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका तो नहीं लिया है ना तुम्हें संभालने का। माँ को सृष्टि से ये उम्मीद नहीं थी। वो बैठकर रोने लगती है। वहीं उसका पति यानी कि सृष्टि के पिता आ जाते हैं। मैं जानता था कि तुम्हारा यही हाल होगा, तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं रोकता तो तुम रुकती क्या? सृष्टि के कहने पर तुमने मुझ पर अपने बेटे पर शक किया, लेकिन तुम ये भूल गई कि कैसे हम दोनों ने मिलकर जीवन में इतना सब खड़ा किया। माँ पति के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गवा दिया। कोई बात नहीं, तुम साथ हो तो मैं ऐसी 7 प्रॉपर्टी खड़ी कर दूंगा। तभी वहां सृष्टि आ जाती है रोते हुए। माँ, मयंक ने मुझे छोड़ दिया। वो बोल रहा था जब तक मेरे पास पैसे थे तब तक ही वो मेरे साथ था। पापा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। गरीब की बारिश। शहर की कच्ची बस्ती में एक गरीब मजदूर कालू रहा करता था। कालू के घर में उसकी पत्नी जानकी थी। जानकी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमा लेती थी और वहीं कालू किसी तरह मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेता था। कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण कालू की मजदूरी बंद हो गई थी। अरे जानकी, इस बार तो बरसात ने हद ही कर दी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर इसी तरह काम पर नहीं गया तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा? अरे तुम चिंता क्यों करते हो, बारिश का क्या है?
एक आध दिन में रुक जाएगी और उसके बाद में फिर से काम शुरू हो जाएगा। अरे 3 दिन तो हो गए, बरसात तो रुक ही नहीं रही है और आगे भी रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे। तो क्या हुआ, तुम्हारा काम बंद हुआ है ना? मैं तो अभी भी लोगों के घर झाड़ू पोछा करने जाती ही हूँ। मेरे पगार से कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। अरे घर का खर्चा तो हम किसी तरह चला लेंगे जानकी, लेकिन ये जो छत टपक रही है इसका क्या करेंगे? ये बात तो आपकी सही है। हमारी झोपड़ी अब काफी पुरानी हो चुकी है और इसके छप्पर में भी कई सारे छेद हो गए हैं। रात भर पानी टपकता रहता है। अरे मैं भी इसी बात से बहुत परेशान रहता हूँ। कहीं किसी दिन ज्यादा बारिश आ गई तो हमारी झोपड़ी टूट कर बिखर ना जाए। राम राम राम, ऐसी अशुभ बातें क्यों करते हो? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये झोपड़ी ही तो हमारा सब कुछ है। अगर यही नहीं रही तो हम जाएंगे कहाँ? ठीक है जानकी, जब तुम्हारी पगार मिल जाएगी तो कुछ पैसे बचाकर झोपड़ी के छप्पर की मरम्मत करवा लेंगे। शायद हमारी परेशानी कुछ कम हो जाए। ठीक है जी, अब ना ज्यादा परेशान मत हो। ये लो खाना खा लो और सो जाओ। सुबह मुझे भी जल्दी काम पर जाना है। जानकी और कालू अपनी झोपड़ी में सो गए। रात को अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश का पानी कालू की बस्ती में भरने लगा। पानी भरते भरते झोपड़ी के बाहर तक पहुंच गया था। सुबह के वक्त जब कालू और जानकी सोकर उठे, हे भगवान, ये क्या हो गया? बारिश का पानी तो हमारे घरों तक पहुंच चुका है। अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी? रहने दो जानकी, तुम आज काम पर मत जाओ। ऐसे पानी से निकल कर जाओगी और बीमार पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं गई तो मालकिन लोग नाराज हो जाएंगे। आप जानते हैं ना, बड़ी मुश्किल से एक दिन की छुट्टी भी नहीं देती है। अरे लेकिन जानकी, झोपड़ी के बाहर तो पूरी बस्ती में पानी भरा है, तुम जाओगी कैसे? जानकी जैसे तैसे करके काम पर चली जाती है, लेकिन अगले दिन फिर से बहुत ज्यादा बारिश होती है और बस्ती में ज्यादा पानी भर जाता है। आज तो मैं तुम्हें किसी भी तरह काम पर नहीं जाने दूंगा। अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? ठीक है, तुम ठीक ही कहते हो। आज नहीं जाती। अगर मालकिन नाराज हो गई तो मना लूंगी किसी तरह। अरे मनाने वाली क्या बात है? जब तुम बताओगी कि हमारी झोपड़ी में पानी भर गया है तो वो खुद ही समझ जाएंगे ना। अगले 2 दिन तक तेज बारिश होने की वजह से जानकी, कालू और आसपास की बस्ती में रहने वाले सभी लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से जानकी काम पर नहीं जा पाती। और 3 दिन के बाद जैसे ही जानकी काम पर पहुंचती है, कहाँ थी तुम? पिछले 3 दिनों से काम पर क्यों नहीं आई? मेम साहब क्या बताऊं, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, हमारी पूरी बस्ती में पानी भर गया है और उससे भी ज्यादा तो मेरी झोपड़ी के अंदर पानी भर गया। आप ही बताइए कैसे आती मैं? इसका मतलब ये हुआ कि बारिश होगी तो तुम काम पर नहीं आओगी? ना ना, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था मेम साहब। तुम जानती भी हो 3 दिन से कितनी परेशानी हो रही है मुझे। सारा काम मुझे खुद करना पड़ा। माफ कर दीजिए मालकिन जी, पर मैं क्या करती, आने के लिए रास्ता ही नहीं था। सब जगह पानी भरा हुआ था। बहाने तो तुझे बहुत बनाने आते हैं। जान की देख, अगर अगली बार ऐसा किया ना तो फिर काम से हमेशा के लिए छुट्टी। अरे ना ना मालकिन, ऐसा मत कीजिए। बारिश की वजह से मेरे पति की मजदूरी भी छूट गई है। बड़ी मुश्किल से घर में 2 वक्त खाने की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। आप मुझे काम से निकाल देंगे तो हम क्या खाएंगे? अगर इतनी ही चिंता है तो फिर रोजाना काम पर आया करो। चलो अब जल्दी से जाकर घर का सारा काम करो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, लेकिन नौकरी जाने के डर से जानकी किसी तरह रोज काम पर जाती थी। एक दिन जब जानकी काम करके अपने घर लौट आई तो अचानक उसकी बस्ती में कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया। अरे लगता है बाहर कुछ हुआ है, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ हाँ, पता तो कीजिए, ये बस्ती में लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? बाहर जाकर कालू ने एक आदमी से पूछा, अरे क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों मचा रहा है? अरे क्या बताए भैया, अपने बस्ती के बाहर एक पुल टूट गया है और वहाँ पर एक कार फंसी है। थोड़ी देर में अगर किसी ने नहीं बचाया ना तो वो कार पानी में बह जाएगी। ये क्या कह रहे हो भैया, कार के अंदर कोई है क्या?
हाँ, कोई औरत बैठी है, अकेली है, बहुत रो रही है बेचारी, मदद के लिए बुला रही है। अरे तो हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए ना। अरे लेकिन इसमें बहुत खतरा है, हमें अपने आप को बचाना चाहिए। पानी कभी भी हमारी बस्ती की तरफ आ सकता है। अरे तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन मैं तो जाकर उस औरत की मदद जरूर करूंगा। कालू उस जगह पर पहुंचता है जहां वो औरत कार में फंसी हुई थी। वहां पर पानी का बहाव बहुत तेज था और सारा पानी कालू की बस्ती की तरफ ही आ रहा था। कालू ने एक बड़ी सी रस्सी को पेड़ से बांध दिया और दूसरे सिरे को कार की तरफ फेंक दिया और उस औरत को रस्सी के सहारे बाहर आने के लिए कहा। तभी वहां जानकी भी दौड़ती हुई आई। अरे ये तो मेरी मालकिन है, जिनके यहाँ मैं काम करने जाती हूँ। अरे मैडम जी, आप डरिएगा मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी गाड़ी को भी मैंने रस्सी से बांध दिया है। थोड़ी देर में पानी का बहाव कम हो जाएगा, फिर हम आपकी कार को भी बाहर निकाल लेंगे। क्या तुम जानकी के पति हो? हाँ हाँ, जानकी मेरी ही पत्नी है, आपके यहाँ काम करती है ना। लेकिन मेम साहब, आप यहाँ पानी में कैसे फंस गई? अब क्या बताऊं, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई थी, वहीं से लौट रही थी। अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और मेरी गाड़ी फंस गई। अरे कोई बात नहीं मालकिन, अब ना आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं तो बहुत बुरी तरह डर गई थी। कब से मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। भला हो तुम्हारा पति का, जिसने मेरी जान बचा ली। लेकिन जानकी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। इतने खराब मौसम और बाढ़ में भी तुम्हें काम पर आने के लिए कहा, नौकरी से निकालने की धमकी भी दी, और तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं मालकिन, आपकी जान बचाना तो हमारा धर्म था। देखो जानकी, तुम्हारी झोपड़ी में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। आज तुम्हारे पति ने मेरी जान बचाई है और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नौकरी से निकालने की धमकी नहीं दूंगी। आज मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। हम जैसे पैसे वाले लोगों के लिए अपने घर में बैठकर बारिश का मजा लेना बहुत आसान है, लेकिन तुम गरीब लोगों के लिए बाढ़ और बारिश काफी परेशानी खड़ी कर देते हैं। ये बात मुझे आज अच्छी तरह समझ आ गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। बदतमीज समधन। बेटी की माँ के कुछ तौर तरीके और कुछ संस्कार होते हैं। बेटी का घर बसे या फिर उजड़े, ये तो बेटी की माँ पर ही निर्भर करता है। लेकिन क्या हो जब माँ हो कुछ ऐसी? क्या करूं, बेटी की माँ हूँ, हर पल उसकी चिंता मुझे सताती रहती है। अरे अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे अलग कर दूं? हाँ जी, मैं भी समझती हूँ। मेरी भी एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है। लेकिन बहन जी, आप समझिए तो। क्या समझू समधन जी? वैसे सही बोल रही हैं आप भी बेटी की माँ है, लेकिन समधन जी आप कहाँ समझती हैं? अगर समझती तो यूं मेरी फूल जैसी बच्ची से काम ना करवाती। अरे देखिए, हाथ देखिए इसके कैसे मजदूर वाले हो गए हैं। तभी वहां बहू आ जाती है जिसकी माँ उसकी सास से लड़ रही होती है। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? थोड़ा सा तो काम है, आप बात को इतना बड़ा क्यों रही है? और वैसे भी घर का काम करना मेरी जिम्मेदारी है। माफ करना समधन जी, हमारे घर में गीता ही काम नहीं करती, बल्कि सभी लोग काम करते हैं। और गीता ने थोड़ा ज्यादा काम कर भी लिया तो क्या हुआ? वो अब इस घर की बहू है और इस घर को संभालना चाहती है। बहू है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसे नौकरानी बनाकर रखो है। देखिए देखिए क्या सूरत हो गई है बच्ची की। समधन जी, आप ये क्या बोल रही हैं? घर में काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। हाँ, अगर गीता ये काम नहीं करना चाहती तो हमने उसे काम करने के लिए कभी मजबूर भी नहीं किया। हाँ माँ जी सही बोल रही हैं। उन्होंने मुझे काम करने के लिए कभी नहीं बोला। मैं अपनी मर्जी से घर के सारे काम करती हूँ। माँ जी तो उल्टा मेरा काम कम करने में मेरी मदद करती है। माँ प्लीज़ मेरे घर के मामले में दखल मत करो ना।
चुप कर, कुछ नहीं जानती। और आप बुरा क्यों मानती हो समधन जी? मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि आपके घर में नौकर नहीं है तो सारे काम मेरी गीता को करने पड़ते हैं। अरे देखिए बेचारी के हाथ कैसे हो गए हैं घर के काम कर करके। पहले गीता को मैं काम पर हाथ लगाने तक नहीं देती थी और अब उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। माँ बस करिए ना और मेरे साथ अंदर चलिए, वहाँ बात करते हैं। अगले दिन पार्टी में आस पड़ोस के लोगों से, अरे वो देखो, गीता लोग भी आ गए हैं। गीता और गीता की सास तो आ गई, लेकिन ये तुम्हारी माँ कहाँ रह गई? मैं भी आ गई। मैंने कहाँ जाना है जी? लो आ गई गीता की माँ। अरे वाह, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, लगता है बहुत महंगी है। महंगी क्यों ना हो, ये साड़ी मेरी गीता ने मेरे लिए पसंद की थी और कहा था, माँ आप इस साड़ी में खूब जचेगी। बेटी है ना मेरी, बहुत ख्याल रखती है मेरा। अरे गीता को महंगी साड़ी पसंद है, हमें तो लगा था गीता को सिंपल साड़ियाँ ज्यादा पसंद है, इसलिए वो ज्यादातर ऐसी साड़ियाँ पहनती है। नहीं नहीं, साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, लेकिन भारी साड़ियाँ मैं ज्यादा पहनना पसंद नहीं करती। हाँ, और वैसे भी साड़ी ही तो है। समधन जी, आप तो ऐसा ही कहेंगी, क्योंकि सारा पैसा तो आप अपने लिए अच्छी साड़ी खरीदने में लगा देती हैं, तो मेरी बेटी के लिए कहाँ बचता होगा। वैसे भी देखिए कितना एडजस्ट कर रही है वो आप लोगों के घर। माँ अब फिर शुरू हो गई। सिंपल साड़ियाँ गर्लिश लुक देती हैं और हैवी में मैं अम्मा या बड़ी औरत जैसी दिखती हूँ। चुप कर, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हैं? आप खुद ही देख लीजिए मेरी समधन की साड़ी, देखिए जरा, और एक नजर मेरी बेटी की साड़ी पे डालिए और फिर बताइए आप खुद। हाँ बोल तो आप सही रही हैं, सास की साड़ी बहू की साड़ी से ज्यादा महंगी है, ये तो भाई ठीक नहीं है। क्यों, क्या ठीक नहीं है? माँ जी आप प्लीज इन लोगों की बात का बुरा ना मानिएगा। देख लिया, अब तो मानते हो ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही। जब तक मेरी बेटी मेरे साथ थी वो महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनती थी, और शादी के बाद की हालत तो आपके सामने ही है। बेचारी की क्या जिंदगी बनाकर रख दी है समधन जी ने। ऐसे ही गीता की माँ हर जगह हर समय गीता की सास की बेइज्जती और उनके साथ बदतमीजी करती ही रहती है। लेकिन एक दिन, आप हमारा दिया हुआ कोई तोहफा क्यों नहीं लेती? क्या आपको मेरी बच्ची को परेशान करने में मजा आता है? समधन जी माफ करें, लेकिन इतना महंगा तोहफा हम नहीं रख सकते। हमारा इरादा गीता को तंग करना नहीं है। हम भला गीता को परेशान क्यों करेंगे? वो बहू है इस घर की, बीवी है मेरे बेटे की। यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आपके इस फटीचर से घर में रहती है आपकी बहू बनकर। न तो यहाँ एसी, न वॉशिंग मशीन और न ही एक अच्छी कार जिसमें बैठकर मेरी बेटी आराम से यहाँ वहाँ आ जा सके। इस घर में मेरी बेटी को सिर्फ दर्द और एडजस्टमेंट ही मिलेगा, उसे कुछ भी उसकी पसंद का नहीं मिलेगा। समधन जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बहू को कभी किसी चीज की कमी ना हो और वो हमारे साथ खुश रहे। आपकी हरकतों से हमें सच में बहुत दुख होता है। दुख माय फुट! वो इस घर में हर चीज को लेकर एडजस्ट कर रही है, तो क्या वो खुश होगी? आप लोग उसे खुश रहने देंगे तभी वो खुश रहेगी ना, और आपको होता है दुख। माँ अब बस करो, बहुत हुआ। आपको कुछ भी पता नहीं है और आप बस बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो। आप क्या जानो फैमिली कैसी होती है, आपको कैसे पता चलेगा? आपने आधे से ज्यादा वक्त तो अपने करियर को दिया है। तुम्हें क्या लगता है वो सब मैंने किसके लिए किया? अपने लिए? नहीं, तुम्हारे लिए बेटा, ताकि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो, ताकि लोग तुम्हें नीचे ना देखें। लेकिन माँ, मुझे उस वक्त पैसों की नहीं, आपकी जरूरत थी। जब जब मुझे आपकी जरूरत पड़ी, आप मेरे साथ कभी नहीं रही। क्यों? क्यों आपके लिए आपके काम से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था?
आपके बच्चे भी नहीं, तो फिर ये बहाना मारना तो छोड़ दीजिए कि आपने वो सब मेरे लिए किया। असल बात तो ये है कि वो सब आपने केवल अपने लिए किया। पता नहीं इन लोगों ने क्या पट्टी पढ़ा दी है मेरी बेटी को। अब ये भी इन मिडिल क्लास लोगों की तरह ही बात कर रही है। बहू का गुस्सा माँ के प्रति फूट पड़ता है और फिर वो जो शुरू होती है। बंद कीजिए बात बात पर माँ जी की बेइज्जती और उनके साथ बदतमीजी करना। अगर आप उनकी इज्जत नहीं कर सकती तो कम से कम उनकी बेइज्जती तो मत कीजिए। आपको क्या पता उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है। आप जानती हैं, पिछले महीने मुझे बहुत तेज बुखार था और माँ जी ने उस वक्त 1 हफ्ते तक मेरा इतना ख्याल रखा, मेरे पैर बिस्तर से नीचे नहीं पड़ने दिए। काम तो दूर की बात है। ये है मेरी फैमिली जिसकी आप भर भर के बेइज्जती करती है, और ऐसी है मेरी सास जिनके साथ आप बदतमीजी से पेश आती है। वो बस चुप इसलिए है क्योंकि वो आपकी इज्जत करती हैं, इसलिए उनकी चुप्पी का गलत फायदा मत उठाइए। माँ जी हर चीज में अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचती है। मुझसे मेरी पसंद नापसंद पूछती है। क्या आपने कभी मुझसे पूछा कि मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद? इसलिए दूसरों पर इल्जाम लगाना छोड़ दीजिए मम्मा। भले ही मेरे परिवार के पास आपकी तरह बड़ी गाड़ी ना हो, नौकर वगैरह ना हो, लेकिन उनके पास मुझे प्यार करने का, मेरे ख्याल रखने का, मुझसे 2 बातें करने का टाइम जरूर है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए आप बार बार माँ जी से बदतमीजी करना बंद कीजिए और वो रहा रास्ता आप जा सकती हैं। बेटा, ऐसे बात नहीं करते माँ से। नहीं नहीं समधन जी, वो सही कह रही है। मुझे माफ करें, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। बहू का चक्कर। अरे अरे रुकिए, कुछ सोचने से पहले आपको बता दे कि बहू का चक्कर वो वाला चक्कर नहीं, यहाँ तो किसी और ही चक्कर की बात हो रही है। अरे अरे रिद्धि बहू, क्या हो गया? फिर चक्कर? हाँ सासू माँ, फिर चक्कर लग रहा है, पूरी दीवारें घूम रही है। गॉड, मैं तो गई बोलकर बहू तो छपाक से गिर जाती है। अरे रेंको पेंको जिनको कोई है, जल्दी आओ, बहू गिर पड़ी है फिर से। तभी सामने आ जाती है पड़ोसन। हाय रे, बधाई हो रिंकू पिंकू चिंकू की माँ। बहू पेट से है, दादी बनने वाली हो क्या? अरे चुप चुप कर, निकल। जब देखो तब हमारे घर के अंदर आंखें गड़ाई रहती है। अरे ऐसे चक्कर इसे हफ्ते में 10 बार आते हैं, तो क्या हर हफ्ते दादी बनने का जश्न मनाओ? चिरकुट, चल। तभी रिद्धि का पति रिंकू आ जाता है। ओहो, फिर गिर पड़ी। एक तो इसका ना समझ में नहीं आता, गिर गिर कर इसका शरीर कितना मजबूत हो गया है, लेकिन फर्श बेचारी गिर गिर कर टूट रही है। फिर से सीमेंट का काम करवाना होगा। तभी रिद्धि को होश आ जाता है। शुक्र है होश आ गया। क्या कह रहे थे? फर्श टूट रही है और जो गिर गिर कर मेरा सर टूट रहा है उसका क्या? बढ़िया है। बहू उठकर खड़ी हो जाती है, लेकिन समस्या बहू के हर दिन चक्कर की वहीं फर्श पर ही गिरे रह जाती है। माँ जी, मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं घर की बड़ी बहू हूँ और आए दिन चक्कर खाकर गिर जाती हूँ। कल को दूसरी बहुएं भी आएंगी। आप तो सह लेती हैं, लेकिन कोई और क्यों सहेगी? बहू दवा लेती है और ठीक हो जाती है। घर में सब नॉर्मल हो जाता है। फिर एक रोज, बेटा, तुम लोगों से एक बात कहनी थी। रिंकू की तो शादी हो गई, लेकिन अब पिंकू की उम्र भी हो रही है। पिंकू की शादी के लिए भी लड़के देखो। हाँ माँ, मैं समझ रहा हूँ। घर पर बहू एक और खाने वाले इतने, रसोई के काम में भी दिक्कत आती होगी। बोल, कैसी बहू ढूंढे छोटे के लिए? अरे जैसी मर्जी देख लो बेटा, बस ये देख लेना कि चक्कर पक्कर ना आता हो। बहू के चक्कर से तो मैं परेशान हो गई हूँ। खैर, किसी तरह छोटे की भी शादी हो जाती है। बड़ी और मझली बहू के साथ तो सास के व्यारे न्यारे होते हैं,
कोई रोटी देती तो कोई सूप, कोई चाय लाती तो कोई सर दबाती। लेकिन कहते हैं ना, सब दिन एक से नहीं होते। एक रोज नई मछली बहू। माँ जी जल्दी आइए, ये देखिए रिद्धि भाभी को क्या हो गया, वो तो गिर पड़ी हैं। हाय रे, लग रहा है इसकी चक्कर आने वाली बीमारी खत्म नहीं हुई। इतने दिनों से ठीक थी तो लगा था सब ठीक है, लेकिन नहीं, बहू को तो बीमारी ने अपनी चपेट में अब भी ले रखा है। माँ रिद्धि को चक्कर आया और वो गिर पड़ी। अब छोटी शीतल को क्या बोलूं मैं? अरे बोल दे कुछ नहीं, चूहा देख कर डर गई, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तभी छोटी बहू सास से पूछती है, सासू माँ वो रिद्धि भाभी को क्या हो गया? अचानक धम से गिर गई। अभी तो मैं सुबह का खाना बनाकर हटी हूँ, शाम की उनकी बारी थी, अब वो अचानक से बीमार हो गई। तभी छोटी बहू की माँ आती है। अरे क्या हो गया बड़ी बहू को? लगता है सास का प्रेशर है, बेचारी सह नहीं पा रही है। अरे क्या प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है। वो तो बहू को बीमारी थी, हम लोगों को शादी से पहले बताया नहीं उसकी माँ ने। देखिए, आपकी बेटी को भी कोई बीमारी शिमारी हो ना तो बता दीजिए। वो क्या है ना, अब हिम्मत नहीं रही बहुओं के नखरे उठाने की। अरे उन्होंने आपको नहीं बताया तो कम से कम आप हम लोगों को तो बता देती। अब ये बताओ कि इतने सारे लोगों का काम क्या मेरी बेटी अकेले करेगी दोनों वक्त का? चल बेटी मायके। चल बेटी, अरे स्कूल में दाखिला नहीं कराया है बेटी का, शादी की है, ससुराल है, यहाँ से ऐसे लेकर नहीं जा सकते अपनी बेटी को। अरे तो क्या करूं, बेटी को रोटी बनाने की मशीन बनाकर यहीं छोड़ जाऊं? भरा पूरा परिवार, सास बुढ़िया जेठानी को चक्कर की बीमारी, ना जी ना। चल बिटिया। छोटी का पति कहता है, अरे कैसी बात कर रही है सासू माँ, अभी तो शादी हुई है हमारी, इतनी जल्दी बीवी को लेकर क्यों जा रही हैं? तो क्या करे मेरी अम्मा, मेरे साथ रसोई में कौन काम करेगा? ना जी ना, मेरे बस की नहीं है। छोटी बहू तो माँ के साथ निकल जाती है। अब रह जाती है बड़ी बहू। बड़ी बहू को जब होश आता है तो वो देखती है कि सभी उसके आसपास खड़े होते हैं। क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? हाँ, घर खराब करके पूछ रही है सब ठीक तो है ना? अरे हो क्या जाता है तुझे, क्यों नहीं दिखा देती डॉक्टर को? अरे भाभी, ये ऐसी बीमारी थी तो शादी नहीं करनी चाहिए थी ना आपको भाई से। आपकी हालत देखकर मेरी बीवी भी चली गई। चली गई? हालत मेरी खराब थी तो वो क्यों चली गई? अरे मैं ही चली जाती हूँ मायके। हाँ, तू जा तू, यही सही रहेगा। भाभी, आप आए दिन बेड पर रहेंगी, फिर वो कैसे घर का सारा काम अकेली करेगी? इसीलिए उसकी माँ उसे ले गई। ओह, ये बात है। मेरी बीमारी के कारण आप लोग परेशान हो ना। वैसे मैं अभी का खाना तो जल्द से बना देती हूँ, सुबह चली जाऊंगी मायके। चक्कर खाकर गिरी बहू अब खड़ी हो जाती है, घर का सारा काम करके खाना बनाती है, सबको गर्मा गर्म खाना खिलाती है और फिर बहू बस कर, अभी बिस्तर से उठी है, फिर गिरने का इरादा है क्या? हाँ रिद्धि, रहने दो, इतना काम मत करो। अरे नहीं, मैं नहीं तो कौन करेगा? देवरानी को तो आए कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन मैं ही तो सबका ध्यान रख रही थी। चाहे जो भी हो, तबीयत कितनी भी खराब रही हो मेरी, लेकिन आज एक बात तो समझ गई कि। ये बोलकर बहू चुप हो जाती है। सास को समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन सास कुछ भी नहीं कहती। अगले रोज रिद्धि बहू अपना सामान पैक करके मायके के लिए निकल रही होती है कि सास कहती है, रुक जा रिद्धि, तू कहीं नहीं जाएगी, ये तेरा घर है। पर माँ, ये ऐसे ही बीमार पड़ी रहेंगी तो कौन इनकी सेवा करेगा? मेरी बीवी घर देखेगी या फिर भाभी को? ना, इन्हें तो जाना ही होगा। अरे ठीक है ना, अगर परिवार की मुश्किलों में जो साथ नहीं खड़ा हो सकता, ऐसी बहू हम लोगों को नहीं चाहिए बेटा। तू एक काम कर, अपनी बीवी के साथ कहीं और शिफ्ट हो जा। मेरी रिद्धि बहू तो मेरे साथ ही रहेगी। सास के फैसले को देखकर रिद्धि खुश हो जाती है।
बहू बनी शेरनी। मीरा सोसाइटी में नई नई रहने आई थी। एक रोज उसकी पड़ोसन कहती है, हाय, मेरा नाम तमन्ना है, मैं पास के घर में रहती हूँ। आप नई आई हैं तो सोचा मिलाऊं। अच्छा किया, आइए ना बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, चाय तो मैं साथ लाई हूँ। सोचा आपने अभी अपना किचन सेट किया होगा कि भी नहीं। ये तो अच्छा किया, सच बहुत मन था चाय पीने का। ये मेरे हाथ के नमकीन खाइए। मीरा और तमन्ना में दोस्ती हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि दोनों हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक दिन दोनों पार्क में घूम रही थी कि एक लड़की मीरा को देखकर कहती है, कैसे रंग की साड़ी पहनी है, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से चटक रंग। कितनी गवार दिख रही है ना ये पीली साड़ी वाली। हाँ, और बाल भी कैसे उड़े उड़े हैं। तमन्ना को गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो उसके उड़े हैं ना, तुम लोगों को क्यों जलन हो रही है? और रहा सवाल साड़ी के रंग का, तो जरा फैशन सेंस ऑन करो। इस समर ये रंग ऑन फैशन है, समझी? वो दोनों लड़कियां तमन्ना से लड़ने आ जाती हैं कि अरे छोड़ ना, जी रहने दीजिए। हाँ सही कह रही हैं, खराबी तो है मेरे बाल और साड़ी, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे क्यों इतना स्वीट बनती है तू सबसे? हर किसी को जवाब दिया करना। अरे क्या करना है, वो बुरा बोल रहे हैं तो अपना मुंह भी खराब कर ले क्या? ऐसा नहीं होता है, किसी की बुरी बात सुनने का मतलब है कि वो लोग सही बोल रहे थे। अरे किसी के बोलने से क्या होता है, हम क्यों अपना मुंह खराब करें। खैर, मीरा शांति से रहती, बच्चों को देखती खिलाती। उसका पति काम के सिलसिले से हमेशा बाहर ही रहता था, तो वो कोशिश करती कि उसके बच्चों को किसी भी चीज की कमी ना हो। एक रोज सास कहती है, अरे सारा दिन बच्चों में लगी रहती है। पता है बेटा यहाँ नहीं रहता मेरा, लेकिन मजाल है कि ये मेरा ख्याल रख ले। माफ करिए माँ जी, वो मयंक को स्पीच थेरेपी दिलाने ले गई थी, मैं अभी आपकी चाय बना देती हूँ। अरे चाय नहीं चाहिए, चाय पिला पिला कर मार दे तू। तेरे बाप ने बोला था कि शादी के वक्त 2 लाख देने के लिए, अभी तक 1 लाख दिए हैं, बाकी के पैसा कब देगा? बच्चे हो गए लेकिन दहेज पूरा नहीं दिया। माँ जी, वो पैसे उन्होंने मयंक के पापा को बिजनेस लगाने में जो मदद की थी ना, उसमें दे दिए थे। अरे वाह जी वाह, उसमें तो देना ही पड़ेगा ना, वो तो अलग से पैसे थे। तू रोज खाती है पीती है, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? और ये तेरे बच्चे। तभी मीरा को गुस्सा आ जाता है। वो सास को आंख दिखाती है और सास कुछ सोचकर वहां से निकल जाती है। तभी वहां मीरा की दोस्त आ जाती है। क्या कह रही थी? कौन से पैसे ले लिए तेरे पापा ने? मीरा मुस्कुरा देती है। अरे वो पुराने लोग हैं ना, अपने तरीके से सोचते समझते हैं, छोड़ ना। और पता कैसे आना हुआ? अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरी सास होती ना तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देती कि देखती ही रह जाती। मीरा मुस्कुरा देती है। मीरा सारा दिन घर का काम करती, शाम को तमन्ना के साथ अपने बच्चों को लेकर पार्क में जाती, जहां दोनों के बच्चे मिलजुल कर खेलते। अच्छा तमन्ना, मैं कुछ दिन बिजी रहूंगी, हस्बैंड आ रहे हैं ना, तो अगर मैं ना आ सकूं तो तुम आ जाना बिना कुछ सोचे। मीरा घर आ जाती है जहां पति पहले से ही मौजूद होता है। तो मोहतरमा, वक्त मिल गया पति के लिए? अरे आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन सरप्राइज देने की सोचा तुमको। कहाँ गए थे बच्चों के साथ? अरे बस पार्क तक गई थी, बच्चों को खिलाने के लिए। वैसे अगर आपने सरप्राइज नहीं दिया होता तो मैं कुछ स्पेशल बनाती आपके लिए। अरे तुम्हारे हाथ की तो सिंपल दाल भी स्पेशल होती है। कुछ भी बना लो मीरा। मीरा का पति उससे बहुत प्यार करता था, वो उसे समझता था, लेकिन कभी कभी उस पर गुस्सा भी हो जाता था। अरे घर पर कोई है? कहाँ है मीरा? तभी तमन्ना के कान में मीरा के पति की आवाज आती है। यार बच्चे बच्चे, हमेशा तुम्हारा ध्यान बच्चों पर रहता है। चलो ठीक भी है, लेकिन मेरा भी तो सोचो। तुम्हें कौन सी शर्ट साफ करने को कहा था और तुमने कौन सी कर दी? यार पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। जरा सी भी स्मार्टनेस नाम की चीज नहीं है, न बोलना आता है न समझना। मुझे आपने सफेद शर्ट साफ करने को कहा था,
ये सफेद ही तो है। अरे पागल औरत, मुंह से सफेद निकल गया होगा, ये नीली करनी थी। लेकिन तुम खुद की अकल लगाओ तब ना पता चले कि कौन सी करनी है। तमन्ना बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसने वहां से निकल जाने में ही भलाई समझी, लेकिन अगले रोज पार्क में। देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अपने पति से लड़ो या उसका मुंह तोड़ दो, लेकिन अपनी बात रखना तो सीखो। जमाना ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कुछ भी सुना दे और अगला चुप रहे। चुप रहना ठीक है, लेकिन एक लेवल तक। मैं समझ रही हूँ तमन्ना, लेकिन मेरा नेचर कभी रहा ही नहीं। हाँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, लगता है गलती कहाँ है, पर समझ में ही नहीं आता कि बोलूं क्या। खैर, बात आई गई हो जाती है। एक दिन मीरा के घर में बैठ तमन्ना और मीरा चाय पी रहे होते हैं कि वहां मीरा का बेटा रोते हुए आता है। मीरा घबरा जाती है। क्या हुआ बेटा? बेटे का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो सिसकियां भर रहा होता है। क्या हुआ बेटा, कुछ तो बताओ। तभी पीछे से मीरा की बेटी भी आ जाती है। क्या हुआ भाई को बेटा? माँ, नीचे एक अंकल ने उसकी हंसी उड़ाई, उसे तोतला बोला। मीरा को बेटी की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो दौड़कर पार्क में बेटी के साथ जाती है। तमन्ना भी मीरा के पीछे जाती है। कौन थे अंकल? हाँ, वो लाल शर्ट वाले। क्या आपने मेरे बेटे को तोतला बोला? हाँ, क्योंकि वो तोतला रहा था। तोतला कहेगा। मीरा गुस्से से लाल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मजाक समझा है क्या? किसी बच्चे के तोतलेपन को दूर करने के लिए माँ कितनी मेहनत करती है। मैं रोज उसे सबके सामने बोलने के लिए प्रेरित करती हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे ने बोलना सीखा है, उसे भी चुप करा दिया आपने। क्यों? मुझे माफ कर दीजिए। आपका बच्चा होता तो क्या उसका भी आप ऐसे ही मजाक उड़ाते? देख लीजिए मिस्टर, साफ बता दे रही हूँ, भूल से भी मेरे बच्चों का मजाक उड़ाने की कोशिश की तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। तमन्ना दूर खड़ी मीरा का ये रूप देख रही होती है। वो समझ जाती है कि एक औरत के अंदर की शेरनी तभी जगती है जब उसके बच्चे को कुछ कहा जाए। भुलक्कड़ बहू। कल ये तेरी बीवी फोन सब्जी की दुकान में भुलाई। वो तो भला है कि पहले भी 5 बार भूल चुकी है, तो लोगों को पता है कि ये मोबाइल तेरी बीवी का ही है। अरे तो कौन सा आईफोन है जो लोग दबा लेंगे? 2 कौड़ी का फोन है, न लाइट चलती है न आवाज आती है, बस नाम का फोन है ये, नाम का। अरे नाम के फोन पर तू घंटों पंचायत करती है, न जाने क्या काम होता है। अरे कौन से शहर बाजार में तू काम करती है? बहू सास से जीत तो सकती नहीं थी, वहीं से चली जाती है, लेकिन हाँ, भूलने की आदत उसकी अब भी रहती है। सुनो, नहाने जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो जरा ये शर्ट प्रेस कर देना। और हाँ प्लीज, और कोई शर्ट धुली नहीं है तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है? अरे हाँ हाँ पता है, हर बात पर सिखाया मत कीजिए। इस घर में शादी करके तो ऐसा लग रहा है कि सामान्य ज्ञान की क्लास ही चलती रहती है, हर वक्त परेशान करके रख दिया है। पति नहाने जाता है और बीवी लग जाती है पति की शर्ट प्रेस करने कि तभी बाहर से आवाज आती है, कोई गरीब साधु को रोटी दे दे। अरे बाबा भूखा खड़ा है तेरे द्वार देवी, बाबा को भिक्षा देकर पुण्य कमा ले देवी। ओहो, ये तो पुण्य की बात है कि बाबा दरवाजे खड़ा है। अब इसकी आवाज सासू माँ को सुनाई नहीं देगी, लेकिन मैं और ये कमरे में हल्के से बात कर ले तो क्या, अरे घूसी चली आती है। चलो पहले बाबा को ये रोटी दे देती हूँ। अब क्या था, रिंकी जाती है बाबा को रोटी देने, लेकिन पीछे छोड़ जाती है पति की शर्ट के ऊपर प्रेस, वो भी गर्मा गर्म। अरे बाबा रोटी तो ले लो, बस ये बता दो कि मेरी किस्मत कब जगेगी। ससुराल में हालात टेबल टेनिस के बॉल की तरह हो गए हैं।
कभी कोई इधर फेंकता है तो कभी कोई उधर फेंकता है, कोई इधर मारकर उधर फेंक देता है। समझ में ही नहीं आ रहा कि ये भूलने की आदत कैसे ठीक होगी। कोई उपाय हो तो बता दो ना बाबा। बाबा घर के अंदर देखते हैं तो 1 घंटे बाद टीवी पर गजनी फिल्म शुरू होने वाली होती है। याद है ना, गजनी फिल्म जिसमें आमिर खान को भूलने की बीमारी होती है और वो हर बात को लिख कर याद रखता है। अरे बेटे, हम बाबा हैं। हर किसी सवाल और जीवन में दुख परेशानी का निजात है हमारे पास। तुम एक काम करो, 1 घंटे बाद टेलीविजन के सामने बैठ जाना और जो फिल्म देख रही हो ना, देख लेना। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अलग निरंजन, निकालो खाना, सलाह देने की दक्षिणा भी। अरे बाबा, जीवन से ये वाली समस्या खत्म हो जाए तो समझिए मेरे घर से आपका लंच पैक शुरू, वो भी बिल्कुल फ्री में। तभी अंदर से पति के जोर जोर से चीखने की आवाज आती है। अरे क्या मजाक बना रखा है तुमने? ये क्या है, पूरी शर्ट जला दी। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी भूलने की आदत से। हे भगवान, ये मेरा गधा जैसा बेटा सारा दिन जितनी कमाई नहीं करता उतना तो ये लड़की नुकसान करवा देती है। बाबा, लग रहा है कि कोई कांड हो गया है अंदर मुझसे। अच्छा, मैं ना 1 घंटे बाद बैठ जाऊंगी फिल्म देखने। विदा लीजिए अब तो आप। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, सामने पति खड़ा होता है फटी शर्ट पहनकर। ओह, माफ करिए, वो पापा आ गए थे दक्षिणा के लिए। अब कर्म और धर्म का लेखा जोखा भी तो संभालना है ना जीवन में। तभी तो चली गई थी उन्हें रोटी देने। वैसे खुशी की बात है, बाबा ने कहा है कि 1 घंटे बाद टीवी देखना, और टीवी देखते ही मेरी ये बीमारी का निजात निकल जाएगा। हाँ हाँ, और जो नुकसान हो गया है यहाँ, वो क्या तेरा जोगी बाबा भरेंगे? देखिए प्लीज, शर्ट बदल लीजिए ना। नहीं, आज तो मैं ऐसे ही जाऊंगा ताकि लोगों को भी पता चले कि कैसी भुलक्कड़ बीवी के साथ निभा रहा हूँ मैं। शुक्र मानो कि छोड़ा नहीं है तुमको। पति की ये बात तो अब रिंकी के तन बदन में लग जाती है। वो सोच लेती है कि अब किसी भी हालत में वो अपनी ये भुलक्कड़पन की बीमारी को खत्म करेगी। फिर क्या था, पति तो फटी शर्ट पहनकर चला जाता है और 1 घंटे बाद बहू कमरे में सो रही होती है कि सास आ जाती है। अरे भुलक्कड़, तुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग परेशान हो चुके हैं। जा, तेरा बाबा बोल रहा था ना 1 घंटे बाद टीवी देखना, तो जा देख, क्या पता कुछ सुधार हो जाए। बहू टीवी खोलती है तो सामने चल रही होती है गजनी फिल्म, जिसमें आमिर खान शरीर में या दीवार में लिखकर अपनी चीजों को याद रखता था। उत्तरी, वाह, ये तो सच में बड़ा सही आइडिया है। इससे मुझे याद रहेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। अब तो मैं भी सब सीख लिया करूंगी। वो टीवी बंद करके किचन में जाती है कि सास की आवाज आती है। अरे तेरी बुआ सास आ रही है, खाना बना लेना उसके लिए भी। जी माँ जी, बिल्कुल बना लूंगी। और सुन, वो कल वाला जो आटा बचा था ना, उसकी 2 रोटी बुआ सास के लिए बना देना। आटा पड़ा पड़ा खराब ही हो रहा है। बहू फटाफट रोटी बनाती है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि बुआ सास की रोटी तो पुराने आटे से बनानी थी। वो पुराना आटा लेकर रोटी बनाकर उस पर पेन से लिख देती है, पुराने आटे की रोटी बुआ जी के लिए। अरे क्या बन रहा है खाने में? भाभी, आपकी बहू की क्या हाल है? भूलने की बीमारी कम हुई या ऐसे ही तबाही मचा रखी है? अरे क्या बताए, अब आज किसी बाबा से उपाय पता किया है, देखो जरा। भाभी, ये आप ही हो जो संभाल रही हो ऐसी बहू। हम लोगों से तो पता नहीं हो पाता या नहीं। तभी वहाँ बहू आ जाती है। हाँ, तभी तो मैं इनकी बहू हूँ, आपकी नहीं। वैसे मैंने तोड़ निकाल लिया है। अब क्या था, बुआ सास जैसे ही खाना खाने बैठती है कि सास बोल पड़ती है। बहू, याद तो होगा नहीं जो बोला था? याद करो, बुआ के लिए कौन सी रोटी बनानी है, कहा था ना मैंने। जी, सब याद है, सब कुछ। ये लीजिए। लेकिन जैसे ही बुआ सास की रोटी उनकी प्लेट में आती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अच्छा, तो
तो ये टोटका बताया है तेरे बाबा ने, जो कुछ भूलो लिख लो। क्यों? बहू को लगता है कि बुआ सास तारीफ कर रही है। अब क्या करे, याद रखने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा ना, वरना रोज रोज ताने बोलियां खा खा कर तो मैं परेशान हो गई थी। तो क्या कहा तेरी सास ने? बासी आटे की रोटी बुआ सास के लिए? है बाबा? अरे हाय, कैसी बात कर रही हो ना नदरानी, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? ऐसे आपको कैसे पता चला? क्योंकि तेरी भुलक्कड़ बहू ने ये लिखा है। बहू सबके सामने वो रोटी रख देती है जिसमें लिखा होता है बुआ सास की रोटी बासी आटे की। बचपन में मम्मी पापा की मृत्यु के बाद से ही गौरव अपने दादा दादी के साथ रहता है और वही दोनों उसकी पूरी दुनिया होते हैं। उनके सारे सपने पूरे करते हुए जॉब लगते ही गौरव मीनू से शादी कर लेता है। मीनू, मेरा ख्याल रखो ना रखो, पर प्लीज मेरे दादा दादी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब वो मेरा भी परिवार है। इसके साथ वो दोनों मिलकर घर और चारों मिलकर एक दूसरे की खुशियां संभालने लगते हैं। देखते ही देखते महीने बीत जाते हैं और फरवरी शुरू हो जाता है, जिसके आते ही सोशल मीडिया पर वैलेंटाइन की बातें शुरू हो जाती है। और इसको देखकर दादी गौरव और मीनू को वैलेंटाइन पर घूमने जाने के लिए कहती हैं। अरे हो गौरव, तू मीनू को लेकर कहीं घूमने क्यों नहीं जाता? अरे नहीं दादी, हमें कहीं नहीं जाना। अरे पगला गया है क्या? यही उम्र है घूमने की। वैलेंटाइन आ रहा है, जाओ दोनों कहीं छुट्टी मना कर आओ। दादी की बात पर दोनों पति पत्नी हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। दादी, आपको वैलेंटाइन के बारे में कैसे पता? मुझे क्या पागल समझा है? अरे मैंने सोशल मीडिया पर सब देखा है। ये प्यार करने वालों का दिन होता है ना। दादी, तुम्हें इंटरनेट सिखाना हमें ही परेशान करेगा, सोचा नहीं था। अरे तो वो गलत क्या बोल रही है? हमेशा तुम दोनों हमारे पास रहकर सेवा में लगे रहते हो। ना शादी के बाद कहीं घूमने गए और ना ही अब जाने के लिए तैयार हो। अरे अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे दादा ने पहली बार कोई अक्लमंदी की बात की है, उसे तो मान लो बच्चों। दादी, आप क्यों बेचारे दादू की टांग खिंचाई करती रहती हो? अरे वो हमारा मैटर है, तुम ये बताओ जा रहे हो या नहीं? दादी, हमें आपके साथ रहने में ही खुशी मिलती है। अरे तो हम कौन सा छोड़कर जाने के लिए बोल रहे हैं? बस घूमने जाओ और वापस आओ बच्चों। इस पर हंसकर दादा की बात टालते हुए मीनू और गौरव वहां से चले जाते हैं। लेकिन दादी अगली सुबह एक बार फिर दोनों को टोकती है। अरे क्यों रे चंपू, कहाँ घूमने जाएगा, कुछ सोचा क्या? दादी, वैलेंटाइन दूर है। ऐसा बोलकर गौरव घर से बाहर और मीनू रसोई में चली जाती है। ये बात बता कर गया है या तुम्हें धमका कर? तुम भी ना ज्यादा मजे मत लो और चुपचाप मेरे सिर में तेल लगाओ। जी मोहतरमा, जब से शादी हुई है चुप ही तो हूँ। दादा दादी की ये प्यार भरी नोकझोंक सुन के रसोई के दरवाजे पर खड़ी मीनू हंसने लगती है, जिसे देख दादा दादी भी हंसने लगते हैं। वैसे आप दोनों ने मुझे कभी अपनी लव स्टोरी नहीं सुनाई। अब क्या बताए बेटा, जिस दिन तुम्हारी दादी से मिले बस उसी दिन से हमारा तेल निकल गया। देखो वही तो इनके सिर में लगा रहा हूँ। वैसे आप वो भी ठीक से नहीं लगा रहे।
अरे इनका तो काम ही है काम चोरी करना। शैतान, दादा दादी के बीच पंगा कराती है। सॉरी, पर क्या करूं, आप दोनों हो ही इतने क्यूट और ऐसी प्यार भरी नोकझोंक करते हुए ज्यादा क्यूट लगते हो। सब हंसने लगते हैं और इस उम्र में भी दादा दादी का ऐसा प्यार देख मीनू मंत्रमुग्ध हो जाती है। दादू दादी, इतना प्यार तो मैंने अपने घर के लोगों में भी कभी नहीं देखा जो इस पूरे घर में है। इसी पर मीनू के दिमाग में आइडिया आता है और शाम को गौरव के घर वापस आती ही वो उससे बात करती है, जिस पर दोनों बहुत खुश होते हैं। और इसी तरह देखते देखते वैलेंटाइन वीक भी शुरू हो जाता है, जिसे वो सब मिलकर कभी फूलों तो कभी चॉकलेट के साथ बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। और इसी तरह वैलेंटाइंस डे भी आ जाता है। अरे अब तो वैलेंटाइन भी आ गया, बता दो कहीं जा भी रहे हो या नहीं? जाएंगे, लेकिन हम नहीं। हैं? फिर कौन जा रहा है? आप दोनों। हम क्यों? अरे तुम दोनों पगला गए हो क्या? इस उम्र में बूढ़ा बूढ़ी को घूमने भेजोगे? हाँ, लाइफ में पहली बार तुम्हारे दादाजी ने कुछ सही बात बोली है। अरे तुम दोनों की उम्र है, जाओ घूम कर आओ। हम बूढ़ों के पीछे क्यों पड़ गए हो? दादी, मैंने बचपन से आप दोनों को सिर्फ काम करते हुए देखा है। कभी मेरा स्कूल, कभी कॉलेज, तो कभी जॉब या शादी। आप दोनों की पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द ही रह गई है। और जैसे आपकी कहानियां सुनी है, आप लोग ऐसे नहीं थे। बस मम्मी पापा के जाने की वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसे बन गए। इसीलिए ये वैलेंटाइन आप दोनों अपने उन्हीं प्यार भरे पुराने दिनों को याद करते हुए अपने उस प्यारे से बनाए घर में बिताएंगे, जिसे आप सालों पहले गौरव की बेहतरी के लिए शहर शिफ्ट करते हुए गांव में पीछे छोड़ आए थे। बच्चों की बात और विचार सुन दादा दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आजकल के समय में जहाँ बच्चे दादा दादी को बोझ या बूढ़े हैं कुछ भी बोलते हैं समझकर पीछे छोड़ देते हैं। तुम दोनों ने हमारे लिए इतना सोचा, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे बच्चे हमें मिले, हमारे लिए दुनिया में इससे बड़ा सुख नहीं। और तुमने मुझे ये भी बता दिया कि सोशल मीडिया सब कुछ सही नहीं बताता। देखना, उसने मुझे बस यही इंफॉर्मेशन दी कि वैलेंटाइन कपल्स के लिए होता है, पर आज तुम दोनों ने मुझे समझाया कि ये प्यार भरा दिन हम हर उस इंसान के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं जिसे हम प्यार करते हैं या जो हमसे प्यार करता है। इसलिए अब से हम सब अपना ये वैलेंटाइन और आने वाले सारे वैलेंटाइन गांव जाकर पुरानी मीठी यादों को जीते हुए उनके साथ अपनी नई कहानियों को जोड़ते हुए मनाएंगे।